आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मुंशी। दादाजी, आज आपके मुंशी जी कहाँ हैं? अब वक्त आ गया है जब इस सवाल का जवाब दे सकूँगा, किंतु फिर भी यह ठीक होगा कि कुछ वक्त के लिए अभी और धीरज रखना चाहिए। दादाजी, यदि आप फिर इसी तरह की बातें बनाते रहें तो आपके साथ बातचीत का सिलसिला बिल्कुल बंद। अरे यह क्या, सत्यानाश, ऐसा कभी न करना। उससे तो यह ठीक होगा कि झूठ बोल दिया जाए। जिस वक्त तुम्हारे दादाजी स्कूल से भाग जाते थे उस वक्त तुम्हारे दादाजी की ठीक ठीक उम्र बताना तो बहुत कठिन है। वह शायद सिरफिरे थे, हाँ, वैसे ही जैसे मैं हूँ। आप और सिरफिरे, आप कब क्या कह दें कोई कुछ भी न कह सकता है। उनके सिरफिरेपन की बातें सुन लेने पर तुम खुद जान जाओगी कि वह मुझसे कितने मिलते थे। उनमें और मुझ में बड़ी अनोखी बराबरी रही है। मैं भी सुनूं जो, जैसे यही कि वह कहा करते थे, दुनिया में मैं अनोखा हूँ, दूसरा नहीं है। मैं भी ये इसी तरह कहता रहता हूँ। आप तो ठीक ही कहते हैं, किंतु उनका कहना ठीक नहीं था बिटिया। सच तो सच ही होता है जब वह सब पर लागू हो सके। जो सबके साथ नहीं घट सके वह कभी सच भी नहीं हो सकता है। भगवान ने कई करोड़ों इंसानों को बनाया है, लेकिन हर एक आदमी अपने आप में अनोखा ही है। हर एक आदमी को घड़ लेने के बाद उन्होंने अपना वह सांचा तोड़ मरोड़ दिया है। ज़्यादातर इंसान ऐसे हैं जिन्हें यह मान लेने में चैन मिलता है कि मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। किसी भी 10-5 लोगों से मिलान करने पर मैं उनके समान ही साबित होता हूँ, किंतु भाग्य में एकाध इंसान ऐसे भी हैं, यह जानते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं अनोखा हूँ, मेरा बराबर कोई दूसरा आदमी नहीं है। मुंशी जी भी इसी तरह के अनोखे इंसान थे। आप मुंशी जी के बारे में साफ साफ बातें कह दीजिए, आपकी आधी बात तो मेरी समझ में आती ही नहीं। फिर तो तनिक धीरज रखो, मैं नंबर से सारी बातें कह रहा हूँ। बिटिया, हमारे घर में मुंशी जी थे। वह भैया को फारसी पढ़ाया करते थे। विधाता ने उनका ढांचा बनाते समय उनके शरीर के लिए मांस की तंगी महसूस की थी। सिर्फ हड्डियों का ढांचा था जिस पर मोमजामे की तरह चमड़ी मड़ी हुई थी। उन्हें देखकर उनकी ताकत के बारे में कोई भी ठीक अंदाजा नहीं लगा पाता था। वह खुद ही अपनी ताकत का अंदाजा जानते थे, किसी और को कुछ भी पता न था। संसार के पहलवान जो कि बड़ी बड़ी ताकत वाले होते हैं, वे कभी जीतते हैं तो कभी चित भी होते हैं, लेकिन मुंशी जी को अपनी समझदारी और बलबूते पर घमंड था। वह किसी से कभी हल्के पड़े ही नहीं। अपनी सूझ से किसी से कम साबित होने का उदाहरण उनके मन में कभी आया ही नहीं, चाहे लोग समझते रहे हों। फारसी की सीख देने में यदि वह बात लागू होती तो दुनिया को मानने में कोई मुश्किल न होती। जब कभी फारसी की चर्चा चलती तो मुंशी जी झट से कह बैठते, अरे यह भी कोई पढ़ाई है। मुंशी जी को अपने गाने की कला पर अटूट विश्वास था। वास्तव में उनका गला इस तरह था कि उससे चिल्लाने या रोने की सी बेसुरी आवाज़ निकलती थी। जब कभी वे गाते तो मोहल्ले के लोग मकान के बाहर जमा हो जाते और एक ही सवाल करते, घर में कोई आफत तो नहीं आ गई, सब कुछ ठीक तो है। हमारे घर में गाना गाने के एक उस्ताद भी रहा करते थे जिनका नाम विष्णु जी था। वह हमेशा सिर पीट कर कहा करते थे, ओ ऐसा लगता है मुंशी जी एक न एक दिन मेरी जी रोटी छिनवा कर ही दम लेंगे। विष्णु जी के इस दुख को सुनकर भी मुंशी जी को कुछ भी फिक्र न होती थी, कुछ भी परवाह नहीं करते, अपितु तनिक से मुस्कुरा कर रह जाते। सभी लोग कहते, भगवान ने वास्तव में मुंशी जी को कितना सुरीला और मीठा गला दिया है। मुंशी जी अपनी बड़ाई सुनकर फूले न समाते।
यह उनके गायन का हाल था। एक और विशेषता मुंशी जी में थी। उनको पूरा एतबार था कि अंग्रेजी बोली के मामले में इंग्लैंड में पैदा हुआ अंग्रेज भी उनके सामने नहीं ठहर सकता था। उनका सोचना था, अगर मैं चाहूँ तो अंग्रेजी बोलने के मामले में मंच पर उतरकर सुरेंद्र बैनर्जी को देश छोड़कर भागने के लिए विवश कर दूँ, किंतु इस तरह का कदम उठाना उनको ठीक ना समझा। गवैये विष्णु जी की रोजी रोटी छीनने से बच गई और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी देश छोड़कर भागने से बच गए। जब मुंशी जी को ये बातें सुनाई जाती तो वे सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते, किंतु मुंशी जी के अंग्रेजी बोलने की कला और ज्ञान के कारण हमें भी कई बार आई आफत में सहूलियत मिल जाया करती थी। बिटिया, तुम्हें जो साफ साफ ही बता देता हूँ, उस वक्त हम लोग बंगाल अकादमी में पढ़ा करते थे। हमारी शाला के मालिक डिक्रूज साहब थे। उन्होंने हमारे बारे में एक राय बना रखी थी कि इन लड़कों को 3 जन में भी पढ़ना लिखना नहीं आ सकेगा, किंतु इस बात की हम भी परवाह नहीं करते थे। हमें न तो विद्या की तमन्ना थी और न बुद्धि की। हमारे पास खानदानी जायदाद तो खुद ही की थी। फिर भी डिक्रूज साहब के स्कूल से छुट्टी मारने में उनके यहाँ के कायदे कानून के अनुसार चलना ही पड़ता था। गार्जियन के लेटर में छुट्टी की मांग का कारण बताना पड़ता था। छुट्टी की चिट्ठी चाहे फर्जी ही हो, लेकिन वे साहब आंखें बंद कर छुट्टी मंजूर कर दिया करते थे। उन्हें तो अपनी माहवारी फीस वसूल करने से मतलब था। उसमें किसी तरह का घाटा नहीं होना चाहिए था। हमारे भागने या छुट्टी करने से उन्हें किसी तरह की तकलीफ न होती थी। हम भी मुंशी जी को बतला देते थे कि हमें छुट्टी मिल गई है। मुंशी जी होठ दबाकर मुस्कुरा उठते और कहते, मजाल है कि छुट्टी मंजूर न होती। मुंशी जी की अंग्रेजी में वह ताकत है कि मत पूछो। यह अंग्रेजी तो केवल ग्रामर के धक्के से अदालत के जज की राय भी बदल सकते हैं। हम सभी मुंशी जी की बात का समर्थन करते और हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते, ठीक ही है, किंतु कभी ऐसा मौका नहीं आया जब उनकी कलम अदालत के जज के सामने पेश की गई हो। इन सब बातों से बढ़कर मुंशी जी को लाठी चलाने की कला पर घमंड था। हमारे आंगन में सूरज की किरणें बिखरते ही वह अपनी होशियारी के साथ लाठी चलाने के करतब दिखाना शुरू कर देते थे। वे अपनी ही परछाई से लाठी का खेल खेला करते थे। गरजकर कभी परछाई के पैर पर लाठी की मार करते, तो कभी गर्दन पर जमाते, तो कभी सिर पर मारते। फिर मुंह उठाकर चारों ओर नजर दौड़ाते कि जो लोग खड़े हुए हैं उनकी क्या राय है। खड़े हुए लोग कह पड़ते, शाबाश शाबाश। कोई बोलता, परछाई का भाग्य ही समझो कि वह अब तक वैसी की वैसी ही है। इससे हम तो यह सीख पाए कि परछाई से लड़ने पर इंसान जिंदगी में कभी हारता नहीं है। एक बात यह भी समझ में आई कि हार जीत मन की है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि दिल में यह ठान लिया जाए कि मैं जीत गया, तो उस जीत को हार में कोई बदल नहीं सकता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। आखिर तक मुंशी जी की जो हमेशा जीत होती रही, सभी लोग मुंशी जी को शाबाशी देते रहते और वे भी मुंह दबाकर तनिक से मुस्कुराते रहते। बिटिया, अब तो तुम पहचान या समझ गई होगी कि मुंशी जी के सिरफिरेपन और मेरे सिरफिरेपन में कितनी बराबरी है और किन बातों में समानता है। मैं भी अपनी छाया के साथ लड़ाई करता रहता हूँ। उस लड़ाई में हमेशा मैं ही जीतता रहता हूँ। इस मामले में मुझे कोई शंका नहीं है। इतिहास भी परछाई की लड़ाई को ही वास्तविक लड़ाई के रूप में पेश करता है। तो यह थी आज की कहानी मुंशी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।